बच्चों, आप सबका पुनः चैप्टर नंबर 2 में स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 जिनका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं स्रोत, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। आगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं, किस प्रकार हानिकारक हैं, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सूक्ष्म जीवों से हमें होने वाले लाभ या सूक्ष्म जीवों से होने वाले हमें कौन कौन से नुकसान हैं, क्या क्या हानियां होंगी, उनको डिस्कस करने से पहले कुछ एक पॉइंट बनते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है ताकि उनको हम आसानी से डिस्कस कर सकें। पहला पॉइंट बनता है किण्वन। बच्चों, किण्वन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं और ये जो किण्वन प्रक्रिया है इसकी खोज सन 1857 में लुईस पास्चर ने की थी। तो आओ देखें किण्वन प्रक्रिया है क्या। बच्चों, आप सब जानते हैं हमारे भोजन के जो मुख्य घटक हैं जिनके अंदर एक शब्द आया था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आगे फिर फर्दर डिवाइड करें, आगे छोटे छोटे रूपों में हम देखें तो हमने एक स्टार्च शब्द का भी यूज किया था, शर्करा शब्द भी यूज किया है। स्टार्च और शर्करा को अगर इष्ट नाम की खमीर के उपस्थिति में सड़ा दिया जाता है तो स्टार्च और शर्करा किस में बदल जाते हैं बच्चों? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। और यही स्टार्च या शर्करा का इष्ट नाम की या इसे खमीर भी कहते हैं, इस कवक की उपस्थिति में स्टार्च या शर्करा का किस में बदल जाना? अल्कोहल में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन प्रक्रिया। या यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, शर्करा का इष्ट की उपस्थिति में अल्कोहल में बदलना ही क्या कहलाता है? किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। इस प्रक्रिया की खोज सन 1857 में लुई पास्चर ने की। बच्चों, यहाँ ये जो टॉपिक आया है किण्वन प्रक्रिया, इसका हमारा मकसद क्या है कि सूक्ष्म जीव इष्ट है जिसे खमीर भी कहते हैं, एक प्रकार का कवक है, ये भी कौन है? एक सूक्ष्म जीव है। उन सूक्ष्म जीवों की सहायता से वाणिज्य स्तर पे जब हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं, है ना, तो किसका प्रयोग हुआ? सूक्ष्म जीव। ब्रेड बनाते हैं, है ना, तो भी हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का प्रयोग करते हैं। केक बनाते हैं तो भी हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं बच्चों। इस तरह से ब्रेड बनाने में, बेकरी के अंदर ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं या अल्कोहल का निर्माण करते हैं, ये एसिटिक अम्ल होता है उसका निर्माण करते हैं। इन सब का निर्माण करने के लिए किण्वन प्रक्रिया की जरूरत होती है जो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती है। किण्वन प्रक्रिया की खोज लुईस पास्चर ने की थी बच्चों। लेकिन इस किण्वन प्रक्रिया का एक यूज और भी है। जब हम भूमि की उर्वरता के बारे में बातें कर रहे थे, मृदा के अंदर गले सड़े जो पदार्थ हैं, खेती के जो अपशिष्ट है, पशुओं से प्राप्त उत्पन्न हुए अपशिष्ट है, उनको गलना सड़ना सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वो जीवाणु भी हो सकते हैं सूक्ष्म जीव और कवक भी हो सकते हैं, तो उनका गलना सड़ना भी क्या कहलाता है? किण्वन प्रक्रिया या फर्मेंटेशन कहलाता है। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ? सूक्ष्म जीवों से किण्वन प्रक्रिया होगी तो वहां पर हमें भूमि की मृदा भी भूमि की उर्वरता बनाए रखने में भी हमें मदद मिलती है। हमारे खाद्य पदार्थ हैं, ब्रेड है, केक है, इस तरह के जो पदार्थ हैं वो प्राप्त भी किण्वन प्रक्रिया में मदद करके ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, साथ में अल्कोहल, जो पीने वाली शराब जिसे इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, है ना बच्चों, इसको बनाने में भी कौन सी प्रक्रिया का यूज किया? किण्वन का। और इन्होंने इस इत्यादि जैसे जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनकी मदद से लेते हैं। ये तो हुआ यहाँ की बात किण्वन प्रक्रिया की। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है
प्रतिजैविक पदार्थ या प्रतिजैविक, है ना, इनको एंटीबायोटिक भी बोलते हैं बच्चों। प्रतिजैविक पदार्थ क्या होते हैं? एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों से तैयार किए गए पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से तैयार किए जाते हैं लेकिन दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं मेडिसिन बनाने में, दवाइयां बनाने में, औषधियां बनाने में हम प्रयोग करते हैं। बहुत सारी औषधियां आती हैं हमारे शरीर में होने वाली अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए, और उन औषधियों को हम प्रतिजैविक कहते हैं। इसकी परिभाषा को देखते हैं एक बार। कवक एवं जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, ठीक है, इन्हें एंटीबायोटिक भी कहते हैं। यानी सूक्ष्म, एक प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे ये तैयार कर ली, दूसरे प्रकार का सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर चला गया जिन्होंने कोई रोग पैदा कर दिया जिसे रोगाणु कहते हैं, तो उनको मारने के लिए इनसे तैयार की गई है ये मेडिसिन, है ना। इसे हम क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक कहेंगे। बहुत सारे एंटीबायोटिक आज बनाए जा चुके हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, टेरासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बनी हुई है, पेनिसिलिन है ना। ये जो प्रतिजैविक पदार्थ है जिनको एंटीबायोटिक भी कहते हैं, इनकी खोज सबसे पहले कब की? सन 1929 में। किन्होंने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे तैयार किया? क्या तैयार किया? पेनिसिलिन नाम का प्रतिजैविक पदार्थ। ये कौन से सूक्ष्म जीव से तैयार किया गया? एक कवक थी पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नामक कवक से तैयार किया गया था ये पेनिसिलिन नाम का प्रतिजैविक पदार्थ। ये प्रतिजैविक पदार्थ से इनको हम कहां प्रयोग करेंगे? हमारे शरीर में जो जो बीमारियां होती हैं उनको इलाज करने के लिए इनको प्रयोग करेंगे। कहने का अभिप्राय क्या है कि ये प्रतिजैविक पदार्थ हैं, ये एंटीबायोटिक जो पदार्थ हैं, इनको हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से तैयार किए गए हैं, बीमारियों के इलाज के लिए हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी है ना, क्योंकि हालांकि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है, रोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन सूक्ष्म जीवों से हम प्रतिजैविक पदार्थ तैयार करके हमारी बीमारियों से बच भी सकते हैं, तो इसलिए लाभदायक भी कहेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान रखने की एक का विशेष पॉइंट ये है कि प्रतिजैविक पदार्थों को लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए। अगर लंबे समय तक प्रतिजैविक पदार्थ को औषधि के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे हम यूज करते जाएंगे तो हमारे शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव भी पैदा हो सकते हैं। कहने का मतलब शरीर को लाभ मिलने की अपेक्षा नुकसान भी हो सकता है। जब भी प्रतिजैविक पदार्थ का प्रयोग करें एक मेडिसिन के तौर पे, हमें डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। कौन सी? प्रतिजैविक। डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये प्रतिजैविक पदार्थ। अगला पॉइंट बनता है वैक्सीन या टीका। कई बार बच्चों हमें ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनका हम इलाज करते हैं तो हमारे पास कोई दवाई नहीं होती उसका इलाज करने के लिए, उनका कोई समाधान नहीं है। बहुत लंबे समय तक उस बीमारी से हमारा शरीर फाइट करता रहता है, लड़ता रहता है, और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि इलाज ही नहीं होता और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसी जो लाइलाज बीमारियां हैं उनका भी इलाज ढूंढा है डॉक्टर्स ने। उन्होंने क्या देखा? कौन से रोगाणु से या कौन से सूक्ष्म जीव से ये बीमारी हो रही है शरीर में। तो हमसे मेरा अभिप्राय है डॉक्टर्स ने क्या करा, जिस भी सूक्ष्म जीव से ये बीमारी हो रही है उस सूक्ष्म जीव को मार लिया गया या उसको निष्क्रिय कर दिया गया ताकि वो क्रियाशील होकर प्रजनन करके अपनी वृद्धि ना करे। निष्क्रिय कर लिया गया, या कहिए उन सूक्ष्म जीवों के शरीर से एक पदार्थ निकाल लिया गया और उस पदार्थ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में डाल दिया गया, काफी लंबे समय तक बार बार, है ना। थोड़ा सा डाल दिया, फिर कुछ लंबे समय के बाद में फिर डाल दिया, फिर
बाद में डालें। इस तरह डालने से क्या हुआ, वो सूक्ष्म जीव है जो बीमारी फैलाता है वो हमारे शरीर में जाएगा, लेकिन हमारे शरीर में बीमारी पैदा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बहुत कम मात्रा हमने डाली है। और हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है रोगों से लड़ने की। जब कोई भी रोगाणु शरीर में आता है तो शरीर अपना इलाज स्वयं करने की कोशिश करता है, उस रोगाणु के साथ में फाइट करता है ना। जब बाहर से कोई भी रोगाणु आता है तो शरीर उससे लड़ता है और उसको निष्क्रिय कर देता है और हम ठीक हो जाते हैं। और शरीर का इस तरह से किसी रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, रोगाणु से लड़ने की उसको हम प्रतिरक्षी क्षमता बोलते हैं। हमारे शरीर की क्या कौन सी बोलते हैं, प्रतिरक्षी क्षमता, इसे हम प्रतिरक्षी क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब रोगाणुओं से लड़ने की शरीर की जो क्षमता होती है उसे प्रतिरक्षी क्षमता कहते हैं। और जब हम रोग कारक मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव या इनसे प्राप्त पदार्थ को मनुष्य के शरीर में रोग होने से पहले डाल देते हैं, यानी स्वस्थ शरीर में ही डाल देते हैं। भविष्य में हमें कोई रोग होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हो जाए तो उस समय हम बीमार ना हो, इसलिए क्या करते हैं, रोग कारक मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को मनुष्य के शरीर में रोग होने से पहले ही डालकर शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरक्षी क्षमता को उत्पन्न करने के कार्य को, उसको डालने के कार्य को, सूक्ष्म जीवों को मृत या निष्क्रिय है ना, डालने के कार्य को क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा पोलियो का टीकाकरण आता है पोलियो अभियान में, ठीक है, कहलाता है। और इस निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को, यानी जो भी निष्क्रिय जो सूक्ष्म जीव है, इन सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं, जो हमारे शरीर में डाले हैं, वैक्सीन कहते हैं, टीका कहते हैं। बहुत सारे रोग हैं जैसे चेचक है ना, हैजा है, इनकी वैक्सीन बनी हुई है, काली खांसी है ना, इनकी वैक्सीन बनी हुई है, पोलियो है, इनकी वैक्सीन बनी हुई है। लेकिन पहली बार जो वैक्सीन बनी थी, जो टीका बना था, चेचक एक लाइलाज बीमारी थी, बहुत विशाल नंबर में, यह कहिए कि काफी ज्यादा लोग मर रहे थे, कोई इलाज नहीं था। तभी डॉक्टर जेनर सन 1798 में, डॉक्टर जेनर ने सन 1798 में चेचक की बीमारी की एक वैक्सीन तैयार की। तब से चेचक विश्व से खत्म हो चुका है। एक अभियान चलाया गया, लोगों को चेचक के टीके लगाए गए, समय एक निश्चित समय अंतराल के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल दिया गया। कौन, चेचक के फैलाने वाले रोगाणु से बना पदार्थ या चेचक फैलाने वाले रोगाणु का निष्क्रिय रूप शरीर के अंदर डाल दिया और हमारे शरीर ने उससे लड़ने की क्षमता तैयार कर ली और चेचक खत्म हो गया। आजकल हम विश्व के अंदर एक बीमारी चली हुई है कोविड-19 नाम से, है ना, कोविड-19 एक वायरस फैला हुआ है, दुनिया के हर कोने में हाहाकार मचा हुआ है, लोग बीमार हैं, सांस से संबंधित एक प्रॉब्लम होती है, उसके बाद स्थिति खराब हो जाती है रोगी की और कोई इलाज नहीं। तो क्यों नहीं है इलाज? क्योंकि उस वायरस का हमारे पास टीका नहीं है, वैक्सीन नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस अभियान में लगे हुए हैं कि इसका टीका तैयार किया जाए, है ना, इसकी वैक्सीन तैयार। जिस दिन इसकी स्टिक वैक्सीन तैयार हो जाएगी उसी दिन इसका इलाज हो जाएगा। जैसे पोलियो धरती पर से खत्म, चेचक खत्म, है ना, अब जो ये बीमारी चल रही है कोविड-19 वाली, वो भी खत्म हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ये वैक्सीनेशन छोटे बच्चों के अंदर, शरीर के अंदर से अलग अलग बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं जन्म के बाद, जिसमें चेचक का भी होता है, टाइफाइड का भी होता है, काली खांसी का भी होता है, तपेदिक टीबी के, इनके टीके, है ना, पोलियो के टीके लगाए जाते हैं पोलियो पल्स अभियान के दौरान। ये था वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन भी
या वैक्सीन हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से तैयार है, और सूक्ष्म जीवों से तैयार है रोगों से लड़ने के लिए, तो ये हमारे लाभदायक है। लाभदायक जो चरण है उसमें डिस्कस करेंगे, तो वहां पर इसका नेम हम यूज करेंगे, तो इस वजह से वैक्सीनेशन बताएंगे। क्लियर है? ठीक है। पिछले लेक्चर में हम आपके साथ शेयर कर रहे थे सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, मनुष्य और पौधों। तो सूक्ष्म जीवों से बहुत सारे रोग हुए हैं, है ना। हमने तपेदिक बताया, हैजा बताया, इस तरह के रोग जो बताए, उनमें कौन थे? सूक्ष्म जीव ही तो थे। पौधों में भी जो रोग हुए थे, है ना, वो जो रोगों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, वो इनसे होने वाले, सूक्ष्म जीवों से होने वाले कौन है? हानिकारक प्रभाव है, जिस वजह से वो हमारे शत्रु कहलाते हैं। लेकिन एक किण्वन प्रक्रिया द्वारा जो अल्कोहल का तैयार करना, इथाइल अल्कोहल का तैयार करना, एसिटिक अम्ल का तैयार करना, या बेकरी के प्रोडक्ट हैं उनके अंदर किण्वन प्रक्रिया का यूज होना, प्रतिजैविक पदार्थ का बनाना, टीका का बनाना, ये हमारे लिए लाभदायक पहलू हैं। तो इसलिए कौन है? ये सारे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, उनकी ही सहायता से हम इनको तैयार करते हैं। तो ये हमारे सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? इस केस में हमारे मित्रवत होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ के बारे में बात करते हैं। कई बार बच्चों आपने देखा होगा घर में दूध रखा हुआ, विशेषकर गर्मियों में दूध हमने उबाल के रख दिया है ना, किचन में रखा है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का समय होता है, गर्मी बढ़ती जाती है, दूध खट्टा हो जाता है, उसके बाद दूध फट जाता है। क्या वजह है? गर्मियों के अंदर सूक्ष्म जीव क्रियाशील हो जाते हैं तापमान बढ़ने पर। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, उनकी प्रजनन करने की जो क्षमता हो जाती है वो बढ़ जाती है। वो 1 से 2 से 1000 लाखों में बनने शुरू हो जाते हैं, और दूध के अंदर एक जीवाणु है लैक्टोबैसिलस पैदा हो जाता है, और वो क्या होता है? अपनी संख्या बढ़ाता जाता है, तो बढ़ाने से दूध को फिर दही में बदलने की कोशिश करता है, यानी दूध खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। और खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो दूध को गर्म करते हैं, है ना, बार बार गर्म करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? गर्म करके दूध को फिर ठंडा करके फ्रीज के अंदर डाल देते हैं, यानी उसको ठंडा रखते हैं ताकि तापमान ना बढ़े। तापमान बढ़ने पे सूक्ष्म जीव हम क्या क्रियाशील हो जाते हैं। तो गर्म करके, ठंडा करके, है ना। और एक तरीका और है जो आजकल मार्केट के अंदर से अलग अलग से डेयरी प्रोडक्ट्स की जो कंपनियां हैं वो दूध को सेल करती हैं, वहां से जो दूध आप तक पहुंचता है वो खराब नहीं होता, और उसको हम बगैर गर्म किए ही उसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, यानी उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते। तो वो कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। एक है पास्चुरीकरण क्रिया। पास्चुरीकरण क्रिया में क्या होता है? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म किया जाता है। ज्यादा देर गर्म नहीं करते, 70 डिग्री तापमान पे पहुंचेगा 15 से 30 सेकंड तक, या 15 से 20 सेकंड, थोड़ी सी देर के लिए। या दूसरे शब्दों में, छोटे शब्दों में कहिए, लगभग आधा मिनट तक दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक उबाल कर एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। ऐसे नहीं किचन में रख दिया, वो आधे घंटे में ठंडा होगा, 15 मिनट में ठंडा होगा, 20 मिनट, एकाएक ठंडा कर दिया जाने के उसको फ्रीज के अंदर लगा दिया जाता है। तो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 20 सेकंड तक हम गर्म करते हैं, फिर उसको एकाएक ठंडा करके भंडारण कर देते हैं, उसको रख देते हैं, सुरक्षित रख देते हैं, है ना। और इस तरह से भंडारण करना दूध का क्या कहलाता है? पास्चुरीकरण कहलाता है। यानी फिर देखें, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक उबाल कर एकाएक ठंडा करके भंडारण करना ही क्या कहलाता है? पास्चुरीकरण कहलाता है। आज मार्केट के अंदर दूध के जो अलग अलग जो पैकेट्स आते हैं, वो जो दूध होता है पास्चराइज होता है, पास्चुरीकृत दूध ही होता है। उसको उबाल कर पीने की जरूरत नहीं है, ठंडा भी पी सकते हैं अगर आप ठंडा पीना पसंद करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये था जी पास्चुरीकरण।
और बच्चों इन पॉइंट्स को हम डिस्कस यहां पर इसलिए किया क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ। आओ नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म जीवों के लाभ। यह कहिए सूक्ष्म जीव हमारे मित्र। बच्चों इस टॉपिक में हम सूक्ष्म जीवों से जो जो लाभ होते हैं या किस प्रकार से हमें लाभ पहुंचा के सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त का काम करते हैं, मित्र का काम करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट लेते हैं खाद्य पदार्थों का उत्पादन या खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्म जीव हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं। दही का बनना, दूध से दही जब तैयार किया जाता है तो एक सूक्ष्म जीव ही मदद करता है ना। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, वो दूध को दही में तैयार करता है। ब्रेड, केक, पनीर, ये जो बेकरी के उद्योग के उत्पाद हैं, यहां पर इनको किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है ना। एक सूक्ष्म जीव है, कवक है, जिसका नाम है यीस्ट या खमीर, उसकी मदद से ब्रेड, केक, पनीर को तैयार किया जाता है। अचार का निर्माण करते हैं तो अचार में भी आप फलों से अचार तैयार करते हैं, कई सब्जियों के भी अचार जो तैयार करते हैं तो वो आगे खराब ना हो, उनके अंदर खटास जो पैदा होता है वो सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होता है, विशेष प्रकार के जीवाणुओं की मदद से। कुछ कवक ऐसी होती हैं जो खाने में भी प्रयोग होती हैं, तो खाने के में भी सूक्ष्म जीवों के हमारी मदद करते हैं। मशरूम नाम की एक कवक होती है जो खाने में प्रयोग होती है। अगला पॉइंट आता है वाणिज्य उपयोग। सूक्ष्म जीवों से की मदद से शराब, अल्कोहल, अमल, बियर, सिरका का निर्माण होता है। बच्चों आपको पता होगा गेहूं है, जौ है, या मीठे फलों के रस हैं, या चीनी है, इसको इन सबको किण्वन प्रक्रिया द्वारा गला सड़ा के सरल रूप में बदल लिया जाता है, जिसका एक उत्पाद बनता है इथाइल अल्कोहल। कौन बनता है? इथाइल अल्कोहल। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। यही इथाइल अल्कोहल कौन है? पीने वाली शराब है। इस इथाइल अल्कोहल से बाद में अलग अलग तरह के अल्कोहल बना सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल बना सकते हैं, है ना, जो केमिकल उद्योग में बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। इसी इथाइल अल्कोहल से बाद में आप एसिटिक अम्ल जैसे अम्ल बना सकते हैं। इसी इथाइल अल्कोहल का ही नाम होता है बियर होती है, बियर के अंदर भी यही होता है। सिरका होता है, उसके अंदर कौन होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ये सारे किसके? सूक्ष्म जीवों की मदद से ही बन रहे हैं। कौन सी प्रक्रिया से बन रहे हैं? किण्वन प्रक्रिया से बन रहे हैं, जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों वायुमंडल का शुद्ध करना, पर्यावरण का शुद्धिकरण भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। हमारे खेती के काफी सारे उत्पाद होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, जो अवशेष बच जाते हैं फसल की कटाई के बाद में। पशुपालन करते हैं, वहां पर पशुओं के अपशिष्ट, गोबर इत्यादि बचता है, उसका घर के अंदर कूड़ा करकट है, फलों के छिलक है, सब्जियों के छिलक इत्यादि, उन सबको किण्वन प्रक्रिया द्वारा अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है, जो खाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं, उसको कंपोस्ट खाद कहते हैं। ये भी कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव ही करते हैं, कुछ कवक और जीवाणु से। ठीक है, और ये खाद है जिसे कंपोस्ट खाद या जैविक खाद कहें या लाल केचुआ खाद कहें, है ना, ये क्या करेंगी? भूमि के अंदर जाएंगी, मृदा की उर्वरता को बढ़ा देंगे, मृदा की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाने का काम करते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव। जो जीव पैदा होता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, और जीव मरते रहेंगे, फिर पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। अगर वो अपघटित नहीं होंगे तो ढेर के ढेर लग जाएंगे, है ना, पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए उनका अपघटन होना भी जरूरी है। तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही जो जीव मृत जीव है उसके शरीर के अंदर प्रोटीन जैसे संयुक्त पदार्थ है, उनका अपघटन होकर सरल पदार्थों में बदल जाता है,
वो किन की मदद से होता है? सूक्ष्म जीवों की मदद से ही होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगला पॉइंट आता है नाइट्रोजन शीतलीकरण। वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, मैं नाइट्रोजन गैस का सूत्र लिख रहा हूं N2। नाइट्रोजन गैस होती है लगभग, इसको हम 78% बोलते हैं। ये नाइट्रोजन गैस है। जिस तरह से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर ले लेते हैं पत्तियों के अंदर जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा, लेकिन इसको नहीं ले सकते। अगर ये सीधी पौधे के अंदर जाती है तो पौधे के लिए बहुत विषैला प्रभाव डालती है और पौधा नष्ट हो सकता है, यानी वायुमंडलीय गैस को नहीं ले सकता। लेकिन पौधे के अंदर प्रोटीन जैसे पदार्थों का निर्माण करना है तो उसको नाइट्रोजन नामक तत्व की आवश्यकता है। नाइट्रोजन नामक तत्व की अति आवश्यकता है ना, बहुत ही आवश्यक है प्रोटीन के निर्माण के लिए। फिर पौधा नाइट्रोजन को कैसे लेता है? भूमि के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, या विशेष करके ये फलीदार जो पौधे होते हैं, चना, सेम, मटर, है ना, मूंग, मोठ, ऐसे जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। उन ग्रंथियों के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं, विशेष प्रकार के जीवाणु रहते हैं। उन जीवाणुओं में कुछ नाम हम लें तो राइजोबियम है, एसिडोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है। ये जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडल की इस नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको किस में बदलते हैं? नाइट्रोजन के यौगिकों में, अमोनिया में बदल दिया, यूरिया में बदल दिया, नाइट्रेट के लवण में बदल दिया, है ना। उन लवणों को बदल देते हैं और उन लवणों को या जो छोटे छोटे यौगिक बने हैं नाइट्रोजन को पौधा जड़ों के द्वारा अपने अंदर ले लेता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाकर प्रोटीन के निर्माण में उन्हें सहायक बना लेता है। तो नाइट्रोजन के वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। और इन नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल के फिर नाइट्रोजन का, किसका? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, बदल के मृदा के अंदर स्थिर हो जाना, पौधों के अंदर स्थिर हो जाना, या पौधों को हमने खा लिया तो हमारे अंदर स्थिर हो जाना, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन का शीतलीकरण कहते हैं। जब हम मर जाएंगे, जब पेड़ पौधे मर जाएंगे, हम गले सड़ेंगे, यानी हमारा किण्वन प्रक्रिया द्वारा विघटन होगा, तो फिर नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में चली जाएगी और वायुमंडल से फिर वापस सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृदा में, पौधों में, हम में से ऐसे चक्कर बना रहता है। इस तरह के चक्कर को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का शीतलीकरण भी करते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कई बार आपके हाथ पे चोट लगी, पैर पे चोट लगी, है ना, तो चमड़ी उखड़ जाती है। और चमड़ी अगर हमारे हाथ से अलग नहीं हो और हमारे हाथ के या जिस भाग पे चोट लग रही है वहीं देखे तो कुछ दिन के बाद वो चमड़ी है ना सूखी सूखी टाइट सी हो जाती है, लकड़ी की तरह से कठोर हो जाती है ना। यानी चमड़ी जीवित शरीर से अलग होने के बाद कठोर हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं चमड़े के जूते पहनते हैं, चमड़े की जैकेट पहनते हैं, जो लेदर की जैकेट देखते हैं वो काफी नरम होती है, काफी सॉफ्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? चमड़े का नरम होना इन सूक्ष्म जीवों के कारण ही संभव है। चमड़े का नरम होना ही चमड़े का कमाना कहता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से चमड़ों को नरम किया जाता। कैसे किया जाता है? जूते बनाने हैं, जैकेट बनानी है, या चमड़े के पर्स या बैग बनाने हैं तो हम पशुओं से चमड़ा उतार देते हैं, पशुओं के, मृत पशुओं के शरीर पर से चमड़ा उतार के फिर एक पानी के टैंक के अंदर उसको डाल दिया जाता है, पानी में उसको दबा दिया जाता है, उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, विशेषकर जीवाणु की। वो उसको गलाते सड़ाते रहते हैं कुछ समय तक, लगभग 15 से 20 दिन तक, है ना। तो उसके बाद चमड़ा फिर पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से जो चमड़ा होता है काफी सॉफ्ट और नरम होता है, इसे चमड़े का कमाना कहते हैं। तंबाकू को, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा
हुक्का में जो प्रयोग करते हैं, वो तंबाकू की गुणवत्ता को इस नाम से ही जानते हैं कि अगर तंबाकू के अंदर कड़वाहट है तो तंबाकू के अंदर गुणवत्ता है। लेकिन तंबाकू के पौधे से जो तंबाकू प्राप्त होता है, इस तंबाकू में कड़वाहट कैसे पैदा की जाती है, ये सूक्ष्मजीव ही करते हैं। तंबाकू के पौधा जब पक के तैयार हो जाता है, फूल इत्यादि खिल जाते हैं, जो पुष्पन काल के बाद में उसको काट लिया जाता है, एक ढेर में डाल के कपड़े से, पॉलीथीन से ढक दिया जाता है और कुछ समय के लिए उसका क्या होता रहता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है, वो सड़ते हैं अंदर ही अंदर वायु की अनुपस्थिति में। किण्वन प्रक्रिया के अंदर ये एक जरूरी है, ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति का होना जरूरी है। ठीक है, तो वहां पर फिर चमड़े का अंदर कड़वाहट पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से आपके किचन के अंदर जो चाय आती है उसका रंग काला काला सा होता है। आप बच्चों जानते होंगे कि चाय की जो पत्तियां होती हैं चाय के पौधे के ऊपर से, वो बिल्कुल हरी होती हैं, हरी हरी पत्तियां होती हैं। और आपने देखा होगा अगर पौधा हरा पौधा है उसको काट दिया जाता है तो ऐसे ही खुले में डाल दिया, कुछ समय के बाद पत्तियां पीली पीली हो जाती है। चाय की जो पत्तियां काली होती है वैसी नहीं होती। ये कालापन और चाय की पत्ती में कड़वाहट कैसे पैदा होती है, ये सूक्ष्मजीव ही करते हैं। चाय के पौधे की जो पत्तियां होती है बिल्कुल कच्ची कच्ची, ऊपर की जो पत्तियां होती है उनको तोड़ लिया जाता है, हाथों से चुन लिया जाता है, फिर एक ढेर में डाल दिया जाता है, जिस तरह से तंबाकू में हमने किया था उसी तरह से उसको ढक दिया जाता है, फिर सड़ने दिया जाता है। उसके बाद में जो चाय तैयार होती है वो काले रंग की कड़वाहट युक्त चाय तैयार होती है। इन सब में भी कौन मदद करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। नील का निर्माण भी कौन करते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही संभव है। नील के पौधे से नील तैयार की जाती है। पिछली कक्षाओं में आप लोगों को जब रेशों के बारे में पढ़ाया जा रहा था तो पटसन के पौधों से जो जूट नामक रेशा जो तैयार किया गया था, पटसन के पौधे को काटने के पुष्पन काल के बाद काटने की प्रक्रिया बताई थी। उसके बाद हमने बताया था कि उसको पानी में डाल दिया जाता है, पानी के टैंक में, फिर उसको पानी में ही सड़ने दिया जाता, गलने दिया जाता और वहां से फिर तने को बाहर निकाल दिया जाता, तना कौन हो जाता, पौधा कौन हो जाता, उसका तना गल जाता है, फिर उस पर से रेशे उतार लिए जाते हैं। ऐसे इसी तरह से नील के पौधे को भी पुष्पन काल के बाद में काट लिया जाता है और पानी के टैंक के अंदर डाल के उसको सड़ने दिया जाता है। ठीक है, और वहीं से ही उसके अंदर से नील तैयार हो जाती है ना, उस पानी के टैंक के अंदर, और वहां से नील को अलग अलग जो प्रक्रियाएं जो नील के बाद में तैयार करने की है वो लागू की जाती है। लेकिन ये संभव किससे है, वहां नील के पौधे को जो सड़ाया जा रहा है वहां सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, उसकी वजह से ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहे पौधों से होने वाले लाभ, सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ। सूक्ष्म जीव कौन हो सकता है, जीवाणु भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है ना, इस तरह से सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव इस तरह से हमारे जीवन में काफी लाभ पहुंचाते हैं, तो इसलिए सूक्ष्म जीव कौन हुए, हमारे मित्र हुए। लेकिन इसके साथ साथ में सूक्ष्म जीव हमें काफी हानि भी पहुंचाते हैं, हमें रोग भी पैदा करते हैं, हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, जैसे दूध को खराब कर देते हैं, गुथे हुए आटे को खराब कर देते हैं, है ना। तो वो कौन होंगी, सूक्ष्म जीवों से वाली हानियां। और जब हानियां होंगी तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए कौन होंगी, शत्रु का रूप धारण कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म जीवों से हानियां। ये सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु, सूक्ष्म जीव हमारे किस प्रकार से शत्रु हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव हमें जो फायदे पहुंचाते हैं उसके साथ साथ में काफी सारे नुकसान भी पहुंचाते हैं, काफी सारी हानियां भी पहुंचाते हैं। तो इनमें पहला पॉइंट हम लेते हैं, इनके प्रभाव से दूध का खराब हो जाना, अचार का खराब हो जाना, चटनी का खराब हो जाना, फल इत्यादि है कुछ दिन तक, एक दो दिन के बाद में खराब होने शुरू हो जाते, सड़ जाते हैं, सब्जियां सड़ जाती हैं। ये सारा किस वजह से होता है, सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होता है। आपने देखा होगा कई बार आपके घर में संतरा आता है, एक दो दिन के बाद में उसके ऊपर हरा हरा पदार्थ से जम जाता है, वो कौन है, एक प्रकार के कवक की ग्रोथ की वजह से है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव हमारे खाद्य पदार्थों को भी, फल सब्जियों इत्यादि को खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों से या इनके प्रभाव से मनुष्यों में भी, पशुओं में और पौधों में भी भयानक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य के अंदर हैजा, टीबी, है ना,
ये जो पहले मैं बता चुका हूँ, जो जो रोग होते हैं उन वे काफी रोग हो जाते हैं। पशुओं के अंदर भी रोग हो जाते हैं, मुंह खुर रोग हो, है ना, मुंह के अंदर से खाना नहीं खाया जाता, है ना, पैरों से चला नहीं जाता, मुंह खुरा रोग हो जाता है। पौधों के अंदर भी भयानक रोग हो जाते हैं, बताया जा चुका है। गेहूं के अंदर भी जो जो रोग बताए थे, नींबू के अंदर, भिंडी के अंदर जो रोग बताए थे। तो इस तरह की जो भयानक रोग है किन इन सूक्ष्म जीवों की वजह से ही हो जाता है। सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से हमारा जो कागज होता है, जो पुस्तकों में प्रयोग होता है, वो भी खराब हो जाता है। कपड़े जो होते हैं धीरे धीरे वो भी खराब होने लग जाते हैं। चमड़े की वस्तुएं बहुत जल्दी खराब होती हैं इनके प्रभाव से। तो ये हमारे इस क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ में किचन में रखा हुआ जो भोजन होता है, गुथा हुआ आटा है ना, दूध है, या और दूध से बने जितने भी उत्पाद हैं, पनीर इत्यादि हैं, वो सारे भी कौन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। डिब्बाबंद पैकेट के अंदर हमारा जो भोजन आता है कुछ समय के बाद में वो खट्टा हो जाता है, विशेष प्रकार की स्मेल आने लग जाती है। वो भोजन खराब किसकी वजह से होता है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ होने से उसके अंदर एक विशेष प्रकार का जहर या विष पैदा हो जाता है, यानी भोजन को क्या बना देते हैं, विषयुक्त बना देते हैं, विषाक्त बना देते हैं। तो सूक्ष्म जीवों से भोजन कौन हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु का काम भी करते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, भोजन में विषाक्तता कैसे पैदा होती है ना, या भोजन की विषाक्तता क्या है, या भोजन की विषाक्तता से कैसे बचा जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अगला पॉइंट है खाद्य विषाक्तन या खाद्य विषाक्तता। इससे हमारा अभिप्राय है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाना, किसमें, खाद्य पदार्थों में, और उनकी वृद्धि होने से खाद्य पदार्थों का संदूषित हो जाना, उन सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य पदार्थों में विशेष प्रकार के केमिकल या रसायन पैदा हो जाना, या वो केमिकल एक विष का काम करते हैं हमारे लिए। तो इस तरह से खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से विषैले पदार्थों का उत्पन्न होना और उससे खाद्य पदार्थों का संदूषित हो जाना ही क्या कहलाता है, खाद्य विषाक्तम कहलाता है। आइए देखते हैं, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण उनका संदूषित हो जाना ही खाद्य विषाक्तम कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब जो खाने की वस्तुएं हैं, दूध है, दही है, पनीर है ना, अचार है, जेली जाती है, स्क्वैश है, जैम है ना, मांस, मछलियां, ये भी तो खाद्य पदार्थ है। इन सबका सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से खराब हो जाना खाद्य विषाक्तन कहलाता है। अब इस खाद्य विषाक्तन यानी भोजन को खराब होने से, विषैला पदार्थ बनने से कैसे बचाया जाए, उस बचाने की विधि को हम खाद्य प्रिरक्षण कहते हैं। खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से बचाना ही खाद्य प्रिरक्षण कहते हैं। खाद्य प्रिरक्षण क्या है, खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से बचाना ही खाद्य प्रिरक्षण कहते हैं। खाद्य प्रिरक्षण कई विधियों से किया जा सकता है। वो विधियां कौन कौन सी हैं? खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, फल, सब्जियां, मांस, मछली इत्यादि जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उनको गर्म कर, उनको ठंडा रख कर दिया जाए, फ्रिज में डाल दिया जाए। ठीक है, या इनमें से सब्जी या फल इत्यादि हैं, इनको अगर हमने सब्जी के रूप में बनाया गया है तो पहले उनको गर्म कर लिया, फिर ठंडा करके फ्रिज में डाल दिया। ठीक है, दूध को गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में डाल दिया। तो इनमें से कुछ है क्या होते हैं कि जो सब्जियां इत्यादि हैं, दूध इत्यादि हैं, या डेयरी के प्रोडक्ट, पनीर इत्यादि हैं, उन सबको हम फ्रिज के अंदर ठंडा कर देते हैं, उससे वृद्धि रुक जाती है। या काफी गर्म कर देते हैं दूध इत्यादि को, तो गर्म और ठंडा करके भी किया जा सकता है। अगली विधि है रासायनिक विधि। हमारे डिब्बाबंद जो सामान आते हैं खाने के, उनके अंदर कुछ रसायन डाल दिए जाते हैं
जो भोजन को खराब होने से बचाने का काम करते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो भोजन को खराब होने से बचाते हैं उन्हें रासायनिक प्रीरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रीरक्षक। कुछ रासायनिक प्रीरक्षक डाल दिए जाते हैं डिब्बाबंद सामान के अंदर। वो कौन होते हैं? वो रसायन हो सकते हैं सोडियम बेंजोएट हो सकता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो जाता है। तो इनके डालने से भी भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। जैम, जेली, स्क्वैश का प्रीरक्षण किस तरह से किया जाता है? चीनी को डाल देने से। इनके अंदर चीनी डाल देते हैं तो चीनी क्या कर देती है? इनके अंदर से नमी की मात्रा को बाहर निकाल देती है, पानी को बाहर निकाल देती है ना? तो चीनी के द्वारा इनका प्रीरक्षण करते हैं। ठीक है। चीनी के द्वारा मांस, मछली का भी प्रीरक्षण कर सकते हैं। मांस का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर चीनी डाल दी, चीनी का घोल में डाल दिया और उसको रख दिया, तो चीनी धीरे धीरे क्या कर देगी? स्वयं कोशिकाओं के अंदर चली जाएगी और नमी को बाहर निकाल देगी। और नमी की मात्रा कम होने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे वो खराब होने से बच जाते हैं। अचार, मछली, मांस इत्यादि हैं, उनका प्रीरक्षण किससे करते हैं? या तो उनको हम तेल में डाल देते हैं या सिरके में डाल देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो तेल और सिरके के द्वारा भी प्रीरक्षण किया जा सकता है। दूध की, जैसे हमने पहले पास्त्रीकरण प्रक्रिया के बारे में बताया था, दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे उबाल दिया जाए कुछ समय के लिए और फिर एकाएक ठंडा करके फ्रीज के अंदर, है ना, स्टोर कर दिया जाए, भंडारित कर दिया जाए। इस तरह से दूध का प्रीरक्षण करना, वो है पौष्टिकरण प्रक्रिया। इस तरह से खाद्य पदार्थों को खराब होने से, संदूषित होने से बचाया जा सकता है। बच्चों ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ और हानियां, ये भी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इस चैप्टर के सबसे जो अहम टॉपिक है ये वाला, इससे पहले वाले और सूक्ष्म जीवों के प्रकार। ठीक है। इस टॉपिक के बारे में हर पहलू से, इस चैप्टर के हर टॉपिक और हर पहलू को हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसी के साथ में बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। थैंक यू बच्चों।